द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डेफिनेशन पार्ट 1। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की हिस्ट्री क्या है। आज का जो सीआरपीसी 1973 है वो अस्तित्व में कैसे आया। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझेंगे। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है उसमें टोटल 25 डेफिनेशन दी हुई हैं, तो इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में समझेंगे। जैसे सेक्शन 1 और सेक्शन 2I तक हम इस लेक्चर में समझेंगे और बाकी सेक्शन 2J से 2X तक हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 यानी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। इसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK, यानी जब तक पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू एक्सेप्ट JNK हटा नहीं देती तब तक इसे ऐसा ही पढ़ा जाएगा। सेकेंडली, चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर इस कोड के प्रोविजंस स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज जो कि 6th शेड्यूल के 20th पैराग्राफ में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन प्रोविजन को एज इट इज़ या मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल कर सकती है, बट विदाउट सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओनली चैप्टर 8, 10 एंड 11 ही एप्लीकेबल रहेंगे। अब ये ज़रूर याद रखिएगा कि ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से हैं। कोड में दिया हुआ है ट्राइबल एरियाज जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के 20th पैराग्राफ में दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं यानी 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ब्रीफली उनको हम टाइटल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकेंड, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस एक्सेट्रा। थर्ड, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स्थ, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। सेवेंथ, लिस्ट जिसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। 8th, द लैंग्वेजेस। 9th, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10th, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। 11th, पंचायत राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड 12th, म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे जो समय समय पर अमेंडमेंट होने के बाद में 12 शेड्यूल अब हो चुके हैं। जैसा हमने पढ़ा अभी 5th और 6th शेड्यूल दोनों ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज जो बताए गए हैं पूरे इंडिया के हैं, बट जो 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज हैं वो ट्राइबल एरियाज आसाम से रिलेटेड हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से, जिसको हम शॉर्ट में ATMM से याद रख सकते हैं। A मीन्स आसाम, T मीन्स त्रिपुरा, M मीन्स मिजोरम एंड M मीन्स मेघालय। तो शॉर्ट में ATMM है जो 6th शेड्यूल में है, जो हमें इस कोड में बताया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। तो ये यहाँ पे आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब बात करते हैं डेफिनेशन की जो सेक्शन 2 में दी हुई हैं। सेक्शन 2A से 2X तक टोटल 24 डेफिनेशन होती हैं, बट 2008 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2WA न्यू डेफिनेशन ऐड हुई है जो विक्टिम है। तो उस डेफिनेशन को मिला के टोटल हमें 25 डेफिनेशंस पढ़नी हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 2A यानी बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offense means any other offense। मतलब जमानती अपराध वो अपराध हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराध बताए गए हैं, और गैर जमानती अपराध मतलब इससे दूसरे अपराध। ये पूरी तरीके से डेफिनेशन नहीं है, जैसा मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में। CRPC में टोटल 37 चैप्टर, 484 सेक्शन और 2 शेड्यूल हैं। तो इसका फर्स्ट शेड्यूल अपराध, IPC में उस अपराध की धारा, अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, उस ऑफेंस का पनिशमेंट और ट्राइबल बाय विच मजिस्ट्रेट या कोर्ट यह बताता है। तो डेफिनेशन सिर्फ इतना बताती है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंस बेलेबल बताए गए हैं वो बेलेबल यानी जमानती होंगे और उससे भिन्न नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध होंगे। उसके बाद की डेफिनेशन है सेक्शन 2B चार्ज, आरोप।
चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड, मतलब आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष अपने आप में आरोप है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। एक व्यक्ति ए ने बी के घर का ताला तोड़कर कुछ ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी की चोरी की और वहाँ से भागते समय सी ने ए को रोकने का प्रयास किया तो ए ने सी को धक्का दे दिया जिससे सी गिर गया और उसके सर पर चोट लग गई। अब यहाँ ए के ऊपर सिर्फ चोरी का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि उसने 3 अलग अलग ऑफेंस किए हैं, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट और हर्ट। तो 3 अपराधों के चार्ज लगेंगे, जैसे वेदर ए कमिटेड हाउस ब्रेकिंग पनिशेबल अंडर सेक्शन 453 ऑफ आईपीसी, सेकेंड वेदर ए कमिटेड ऑफेंस ऑफ थेफ्ट पनिशेबल अंडर सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी, एंड थर्ड वेदर ए कमिटेड हर्ट टू सी while committing the offense of theft under section 323 punishable under section 323 of IPC। तो यहाँ ए पर 3 चार्ज लगे हैं और इसको कहा जाता है हेड यानी शीर्षक। यहाँ चार्ज के 3 शीर्षक हैं, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट और हर्ट, और तीनों ही अपने आप में चार्ज हैं। तो डेफिनेशन यही कहती है कि एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड। तो एग्जाम्पल में दिए गए तीनों चार्ज के हेड या शीर्षक अपने आप में चार्ज हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। डेफिनेशन क्या कहती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। इसकी डेफिनेशन भी इतना बताती है कि वो ऑफेंस जिसके लिए शेड्यूल 1 के अंडर या किसी लॉ जो कि प्रभाव में है उसके अनुसार पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है, वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, इसलिए जब ऐसा कोई अपराध होता है तो डिले को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर को ये पावर दी जाती है कि वो विदाउट वारंट सामने वाले को अरेस्ट कर सके। सेक्शन 41 से 60A तक अरेस्ट के प्रोविज़न दिए हुए हैं इस कोड में, जिसमें सेक्शन 41 बताता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इस सेक्शन में वो कुछ कंडीशन दी हुई हैं जिनके कारण या जिन अपराध के होने पर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। डिटेल में हम लोग जब वो लेक्चर उस सेक्शन को डील करेंगे उस लेक्चर में, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारी डेफिनेशन है 2D कंप्लेंट यानी परिवाद। सेक्शन कहता है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहली चीज़ कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। सेक्शन कहती है कि कंप्लेंट चाहे मौखिक हो या लिखित हो, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है कंप्लेंट का कि किसी पर्सन ने, चाहे वो नोन हो या अननोन पर्सन हो, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है और उस पर मजिस्ट्रेट कोई एक्शन ले। बट कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में बताई गई है। तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट सबमिट करता है जो सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में बताई गई है। यही रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। बट एक्सप्लेनेशन कुछ अलग चीज़ बता रहा है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint and the magistrate and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। तो सेक्शन का एक्सप्लेनेशन जो है उस कंडीशन की बात करता है जब पुलिस ऑफिसर को FIR लिखवाई जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पे ये उसको पता चलता है कि जिस ऑफेंस को वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कॉग्निजेबल ना होकर नॉन कॉग्निजेबल है। अब इस कंडीशन में जो रिपोर्ट है वो कंप्लेंट जैसे ट्रीट की जाएगी और वो पुलिस ऑफिसर एज अ कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसके बाद जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं वो है 2G, 2H और 2I यानी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो एक एक करके हम ये डेफिनेशन समझते हैं। 2G में इंक्वायरी की डेफिनेशन दी हुई है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट।
तो इंक्वायरी मीन्स अ प्रोसीडिंग इन विच वेरासिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द केस हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया या कार्यवाही जिसमें मामले की सत्यता का पता लगाया जाता है या पता चल सकता है, जिसे मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। इसके 3 पॉइंट्स मेन हैं, की पॉइंट्स मान सकते हैं इसको। फर्स्ट है एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, मतलब ट्रायल की जो प्रोसीडिंग होती है, जैसे प्रोसिक्यूशन का केस ओपन करना, विटनेस का स्टेटमेंट देना, अक्यूज्ड का बचाव में स्टेटमेंट देना, ये सारी प्रोसीडिंग ट्रायल में आती है, इंक्वायरी में नहीं। सेकंड कीवर्ड है कंडक्टेड अंडर दिस कोड, मतलब इंक्वायरी होगी वो जो सीआरपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी। और थर्ड कीवर्ड है बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, इट मीन्स जो इंक्वायरी होगी वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। तो इन्वेस्टिगेशन एक कार्यवाही है जिसका उद्देश्य है साक्ष्य इकट्ठा करना, जिसे या तो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर कोई व्यक्ति जिसे मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है, पर वो पर्सन जिसे मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रहा है वो मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फिर आपकी आज इस लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जितनी भी प्रोसीडिंग हैं जो ओथ पर यानी शपथ पर की जाती हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हैं। दस द पावर टू टेक एविडेंसेस ऑन ओथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स इंक्वायरी एंड ट्रायल बट नॉट इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है इंक्वायरी और ट्रायल को इंक्लूड करती है बट इन्वेस्टिगेशन को नहीं। इसका एक एक्सेप्शन है जो है सेक्शन 202 सीआरपीसी, जिसमें कोर्ट किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन को बोलती है। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंडर आएगी। तो 3 टर्म्स हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। इंक्वायरी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट करता है जो ट्रायल में होने वाली प्रक्रियाओं से भिन्न है, मतलब ट्रायल के अलावा जो प्रोसीडिंग है जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर रहा है वह इंक्वायरी है। उसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो खुद मैजिस्ट्रेट नहीं है वो करता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। और फिर है जुडिशियल प्रोसीडिंग, जिसमें वो प्रोसीडिंग्स आती हैं जिनमें एविडेंसेस ओथ पर लिए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ा, देन सेक्शन 2A से 2I तक की डेफिनेशंस पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन सेक्शन पूरा करेंगे। इसी में बताने पे लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। आई होप आपको डेफिनेशन इजीली समझ आई होंगी, जिसे सुनिए, बेयर एक्ट पढ़िए वापस से, आपको बहुत इजीली आपका एक्ट क्लियर होगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नए लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आपको लेक्चर अपलोड होते ही मिल जाए। और साथ ही प्लीज़ लेक्चर लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।